हेलो, आवाज आ रही है सबको? ठीक। डॉट नेट आपके सिलेबस में डॉट नेट से रिलेटेड केवल इसका फ्रेमवर्क है ना? डॉट नेट क्या है? डॉट नेट एक टेक्नोलॉजी है। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे, वो क्या है? एक फ्रेमवर्क है। इससे ज्यादा आपको बीसीआई के सिलेबस में या एससीआई के सिलेबस में पूछा भी नहीं जाएगा डॉट नेट के बारे में। केवल फ्रेमवर्क क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और ये कहाँ यूज आ रहा है, सिर्फ इतना ही इसका काम है। ठीक है? तो डॉट नेट क्या है आपका? नेटवर्क अनेबल टेक्नोलॉजी। अब एक बार कॉपियां कर लो बंद। मैं जब लिखाऊं तब लिखेंगे, पहले हम समझते हैं कि डॉट नेट होता क्या है। फुल फॉर्म मैंने यहां लिखी दिया है, कॉपीज कर दो बंद। अब एक कहानी सुनो। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट, सबने सुना है ना? 1998 में माइक्रोसॉफ्ट को कुछ चीजों के बारे में मार्केट से फीडबैक मिल रहा था। कुछ चीजें क्या? जैसे कि मान लो आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो। पहले कौन कौन सी लैंग्वेज चलती थी? सारी लो लेवल लैंग्वेज चलती थी। सी हुई, सी प्लस प्लस हुई। तो आप अगर कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको एक फंक्शन हमने अगर यूज किया हो, या फिर आपने सुना हो सी में मेलोक, सुना है ना? मेलोक केलोक, ये जो फंक्शन होते थे, ये क्या यूज करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं? ये मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ठीक है? अब 1998 से पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी, उन सब में यूजर को, यानी कि डेवलपर को, मैन्युअली मेमोरी का एलोकेशन करना पड़ता था। ठीक? अगर यूजर मैन्युअली मेमोरी एलोकेट तो कर रहा है, लेकिन क्या हो कि काम होने के बाद वो डी एलोकेट करना भूल जाए, तो क्या होगा? मेमोरी लीक हो जाएगी। मेमोरी लीक का मतलब जबरदस्ती रिसोर्सेस का यूज हो रहा है, लेकिन वो काम नहीं आ रहे। ठीक है? पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरा, अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम बन रहा है। मतलब उस कोड को आप किसी दूसरी मशीन पर रन नहीं करा सकते थे। आपको वही सिस्टम चाहिए, वही मशीन चाहिए जिस पे आपने उसको पहले वहां रन कराया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो लगातार फीडबैक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के पास आ रही थी। तो 1998 में एक प्लेटफॉर्म डिजाइन या डेवलप करने की कोशिश शुरू की माइक्रोसॉफ्ट ने। कब? 1998 में। और जून 2000 में इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो क्या करेगा? जो डेवलपर को आजादी देगा, या एक रन टाइम एनवायरनमेंट देगा, या एक डेवलपिंग एनवायरनमेंट देगा, जिसमें इनबिल्ट क्लास, लाइब्रेरीज और मेथड होंगे। ठीक है? और जितनी भी प्रॉब्लम्स जो पहले आ रही थी, वो इसमें नहीं आएगी। हेलो? हाँ सर। हम्म। ठीक है। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो 2000 में हो गया था। उसके बाद फेब 2002 इन्होंने पहला वर्जन लॉन्च किया, फ्रेमवर्क 1.0। कब लॉन्च किया? फेब 2002 में। ऑफिशियली डिक्लेयर कब किया? 2000 में, जून 2000। और इसकी शुरुआत कब कर दी थी इन्होंने? 1998 में। ठीक है? आपको टाइमलाइन जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी तरीके की टाइमलाइन में आएंगे कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करने की शुरुआत कब की, तो 1998। अगर वो आपसे पूछे ऑफिशियली डिक्लेयर कब किया, 2000। अगर वो आपसे पूछे
रिलीज कब किया पहला वर्जन? तो अच्छा, आज की तारीख में आप जिस डॉट नेट को जानते हैं, ये वो डॉट नेट नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में रिलीज किया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो ये रिलीज हुआ था और आज में जो डिफरेंस है वो ये है कि आज डॉट नेट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करा रहा है जो ये कह सकता है कि वो इंटर ऑपरेबिलिटी है। मतलब दुनिया में कितने टाइप की लैंग्वेज है? लगभग अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 60 प्लस लैंग्वेजेस है। ठीक है, 60 प्लस लैंग्वेजेस को अगर कोई एक प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है तो वो कौन सा है? डॉट नेट। इसीलिए आज की तारीख में लगभग जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी ईआरपी सिस्टम्स हैं, जितने भी क्लाउड सिस्टम्स हैं, है ना, या रेलवे सिस्टम्स हैं, ये सारे कौन सा फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं? डॉट नेट फ्रेमवर्क। आपने भी अगर ध्यान दिया हो कभी आपके कंप्यूटर में, कंट्रोल पैनल में अगर आप जाएंगे तो आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क वहां इंस्टॉल मिलेगा, है ना। या कितनी बार कितनी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क मांगती हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ये सारी प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी, बेसिक प्रॉब्लम जो थी वो थी डीएलएल हेल की। एक वर्ड है, ये जानते हो क्या होता है? डॉट डीएलएल या फिर डॉट ईएक्सी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जो शुरू हुई डीएलएल हेल, ये क्या होता है? किसी को आइडिया है? किसी को भी आइडिया हो? देखो, मान लो मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर 1 है, एक है सॉफ्टवेयर 2। ये सॉफ्टवेयर 1 डीएलएल के, यानी जो भी फाइल है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी की, उसके वर्जन 1 को सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से ही चल रहा है। बाद में अपडेट आया। अब आपने जितने भी सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर 1 से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपने वर्जन 1 के हिसाब से इंस्टॉल कर रखे हैं। अब अपडेट आया और डीएलएल का एक नया इंस्टॉल हो गया, डीएलएल V2। अब प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि सॉफ्टवेयर 1 जो है उससे रिलेटेड, यानी वर्जन V.1 से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे क्रैश हो जाएंगे। वो सारे क्या हो रहे हैं? क्रैश। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी इस पे रन हो रही है और ये पुराने वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने? इस प्लेटफॉर्म में एक लाइब्रेरी बनाई, एक कह सकते हो आप इस तरीके से कि एक बॉक्स है जो केवल इन जितने भी वर्जन आ रहे हैं उन सबको कंबाइन करके यूज कर रहा है। मतलब आपको जिसकी जरूरत है आप वो वर्जन उठाएं, वो एक्सेस करें और रन हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डीएलएल हेल। ठीक, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो इंटर ऑपरेबिलिटी का था। मतलब जितने भी, हाँ, दूसरे ओएस में इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका वर्जन 4.8 तक, है ना, अभी सारे वर्जन में लिखाऊंगा, जब सारी चीजें हम लिखेंगे तब बात करेंगे, लेकिन वर्जन 4.8 तक विंडोज भी फिक्स होता था। फ्रेमवर्क कौन से विंडो पे चलेगा ये फिक्स है। लेकिन जैसे ही वर्जन 5 इसने स्टार्ट किया, वर्जन 5, मैंने वर्जन 5.0 नहीं कहा है, ध्यान रखना, मैं बात किसी कर रहा हूं वर्जन 4.8 और वर्जन वर्जन 5। ठीक है, 5.0 नहीं। वर्जन 5 जो था वो पहला क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क था जो आपको इंटर ऑपरेटिबिलिटी प्रोवाइड कराता था। और उसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रोग्राम विंडोज पे चल रहा है वही प्रोग्राम लाइनेक्स या मैक ओएस पे भी चल रहा है। ठीक है, तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? फ्रेमवर्क। हाँ, पूछिए।
डॉट नेट कोर हम किसे कह रहे हैं, ये ध्यान रखो, 5 वर्जन 5 वो डॉट नेट कोर है। और आज जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं डॉट नेट का वो है 10 LTS। ठीक है, हर बार जब भी कुछ नए वर्जन आए, हर बार कुछ नई चीजें ऐड होती चली गई। जैसे जब वर्जन 2.0 आया तो उसमें जेनरिक्स ऐड हुए। जेनरिक्स मतलब क्या, किसी को आइडिया है? एनीबॉडी? जेनरिक्स मतलब एक हुआ इंटीजर, एक हुआ स्ट्रिंग, एक हुआ कैरेक्टर, है ना। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कोड का ऑप्टिमाइजेशन रहना चाहिए, और ऐसा ना हो कि कोड इस वजह से रन ही नहीं हो रहा। तो जेनरिक्स इन्होंने यूज किया, है ना, इन्होंने डिफाइन किया डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्जन 3.0 आया उसमें इन्होंने LINQ, लिंक, है ना, ये इन्होंने ऐड किया। ये सारी चीजें क्या है हम जब लिखेंगे तब मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा, लेकिन अभी सब समझते जाओ बस। देन 4.0 में इन्होंने असिंक्रोनस यानी कि असिंक और अवेट यूज किया। असिंक अवेट मतलब मल्टीपल टास्किंग जब हो रही है तो किसी एक टास्क की वजह से दूसरा टास्क वेटिंग में न चला जाए, है ना, मतलब वो बैकग्राउंड में चल रहा है, जबकि बहुत बड़े बड़े टास्क हों तो वो वेटिंग में चले। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाने का ऑर्डर कर दिया, तो अब क्या होगा, आपके पास दो ही तरीके के ऑप्शन हैं, या तो आप अपने दोस्त से बतिया लो, और या फिर आप खड़े रहो उस किचन के बाहर जब तक कि आपका ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं बने, और देन आप उसे लो और सर्व करो। तो कौन सा बेटर है? आपने ऑर्डर कर दिया, वो टास्क चल रहा है, अब अपने दोस्त से बात करो। नहीं, तो अवेट और असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मतलब मल्टीपल टास्किंग हो रही है, एक बैकग्राउंड में चल रहा है जिस टास्क को आपने पहले ऑर्डर किया हुआ है, एंड अवेट मतलब रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो उस रिजल्ट को लेगा टास्क। ठीक है, देन 4.0 यहां तक हो गया। देन आया 4.8, और ये इसमें बहुत मेजर चेंजेस हुए। इंटरऑपरेटिबिलिटी का यूं समझ लीजिए, पहली बार कॉन्सेप्ट यहां जनरेट इन्होंने किया लेकिन यूज नहीं किया, है ना। देन जो लेटेस्ट जो लास्ट वर्जन आया 4.8.1, और यहां इन्होंने इस डॉटनेट फ्रेमवर्क को क्लोज कर दिया, एंड देन इन्होंने लॉन्च किया 5 वर्जन 5, नॉट वर्जन 5.0। ये ध्यान रखना कि वर्जन 5.0 जैसा कोई वर्जन नहीं है। वर्जन कौन सा है? देन नेक्स्ट 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 एंड 10। लेटेस्ट कौन सा है? 10। फ्रेमवर्क के लिए जो सपोर्टिंग टूल है वो कौन सा है? विजुअल स्टूडियो। और अभी रिसेंटली आप कौन सा विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं? 2026, है ना। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए लिखिए, अब खोल लीजिए कॉपी। डॉट नेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। डॉट नेट फ्रेमवर्क कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये केवल एक प्लेटफॉर्म है जो C#, F#, VB.NET, ASP.NET, ADO.NET इन लैंग्वेजेस को क्या करता है? डिजाइन और डेवलप करने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट देता है, मेथड देता है, क्लास देता है, लाइब्रेरी देता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि साहब डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? केवल एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन एंड राइटिंग समझ में आ रही है ना सबको? नहीं आया कुछ भी, कोई वर्ड समझ नहीं आया तो पूछ लेना।
अच्छा, एक चीज और, इंग्लिश लैंग्वेज की गलतियों को आप कंसीडर नहीं करेंगे, भावनाएं समझेंगे, ठीक है? के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। थोड़ा जोर से बोलोगे, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल। हाँ, पैकेजिंग मतलब एक तरीके का पूरा पैकेज प्रोवाइड करा रहा है आपको। हाँ, पैकेज मैनेजर कह सकते हो आप। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे कि आपने आपके सिस्टम में विनरार इंस्टॉल किया, तो उसके पुराने डीएलएल को भी सपोर्ट कर रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ ओएस सपोर्ट नहीं करते। जैसे विंडोज 7 है ना, विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली बंद कर दिया है। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली बंद कर दिया है। इसके अपडेट आपको नेट पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से नहीं मिलेंगे, ठीक है? और आज अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब डाउनलोड करोगे तो वो विंडोज 7 पे इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसके कंपोनेंट, उसकी डीएलएल फाइल्स अब नहीं है, और वो सारे जिस वर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं वो दूसरा है, ठीक है? तो डॉटनेट फ्रेमवर्क भी अब विंडोज 7 को सपोर्ट नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? जिनके पास पुराना चल रहा है उनको कोई अपडेट नहीं चाहिए तो चल रहा है, लेकिन अगर आप आज अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हो, या तो मैं गड़बड़ पढ़ा रहा हूं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, पर डिस्टर्ब नहीं, है ना? समझ में आ गई बात? ये लिख लिया सारा? चलिए, इसका यूज, सबसे पहला यूज होता है इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कॉमन कॉमन यूज है? कोई बहुत बड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई एक बच्चा भी बता सकता है आपको छोड़ करके? कोई एक? जनरली हम लगभग यही सारे काम करते हैं हर लैंग्वेज से। कोई नहीं? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, और और रेस्ट एपीआई। एपीआई क्या होता है? रेस्ट एपीआई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? थर्ड पार्टी एपीआई, है ना? थर्ड पार्टी एपीआई से क्या समझते हैं आप लोग? जैसे बहुत सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं। हाँ हाँ, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एग्जांपल सुनो। हाँ, विराट कोहली या वैभव सूर्यवंशी, ये आज खेल रहे हैं, है ना? इनका आज डेटा हमारे सामने है, क्योंकि सारे स्टैटिक्स इनके क्या है, हमारे सामने। अगर इनको कंपेयर किया जाए कपिल देव से तो, लेकिन उसका डेटा भी तो है हमारे पास। उनको कौन दे रहा है? हमने तो नहीं देखा खेलते हुए, देखा क्या? या मेलकम मार्शल, नाम सुना है कभी? कर्टली एमरोस,
इनके नाम सुना ही होंगे, ब्रायन लारा। तो इनके डेटा कहां से आ रहे हैं? रेस्ट एपीआई प्रोवाइड कराते हैं, है ना। जियो हॉटस्टार कैसे दिखा रहा है? विद द हेल्प ऑफ एपीआई। ठीक है, तो ये इसके कुछ, अब नोट डाल के लिखो इसी के नीचे। डॉट नेट फ्रेमवर्क कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट फ्रेमवर्क कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो क्या है ये? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो कि क्या करता है, एप्लीकेशन के डिजाइन डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है? एनवायरमेंट एंड क्लास, लाइब्रेरीज एंड मेथड्स प्रोवाइड कराता है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है? थोड़ा जोर से बोलो बस मेरे को। हाँ, एक तो मूवी, MAUI मूवी, हाँ। हाँ, ये मुझे, इसका मुझे जवाब ढूंढना पड़ेगा, है ना, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आ, चलो मैं इसका जवाब ढूंढता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। आज की तारीख में है ना, कहाँ यूज हो रहा है आज की तारीख में, तो इन सारी जगहों पे
यूज हो रहा है। और भी हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि इनके अलावा और कुछ नहीं है, इनके अलावा भी यूज हो सकता है। हो गया, नेक्स्ट करें। नीड ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। जरूरत क्यों पड़ी हमें डॉटनेट फ्रेमवर्क की? सबसे पहला कारण मेमोरी रीलोकेशन। दूसरा, हर डिफरेंट लैंग्वेज के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट था डेवलपमेंट का, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा कारण डीएलएल हेल्प। और चौथा, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता था बहुत, है ना, क्योंकि आपको हर चीज के लिए अलग से लाइन लिखनी पड़ती थी, कोड बार बार लिखना पड़ता था, रीयूजेबल कोड नहीं होते थे पहले, है ना। और आपको अगर कोई क्लास बनानी है, कोई मेथड बनाना है ना, तो ये आपको पूरी क्लास या पूरा मेथड आपको बार बार बनाना पड़ेगा, आपको इनबिल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था इधर, ठीक है। तो नीड ऑफ एआई में, सॉरी, नीड ऑफ डॉटनेट में लिखो सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए सबसे पहले तो इंटरऑपरेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। आपको हर लैंग्वेज के एग्जीक्यूशन के लिए अलग एनवायरनमेंट देना पड़ता था, ठीक है। दूसरा, डेवलपर को मेमोरी एलोकेशन मैन्युअली करना पड़ता, डेवलपर को तो मेमोरी का एलोकेशन था वो क्या करना पड़ता था। आवाज एकदम से इतनी तेज क्यों हुई? क्या कह रहा है भाई कमेंट? गुड मॉर्निंग। ठीक है, डेवलपर को मेमोरी एलोकेशन मैन्युअली करना पड़ता था, तो अगर वो मेमोरी डीएलोकेट करना भूल गया तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी वीक थी। अनऑथराइज एक्सेस जो होता था, मान लो कोई भी यूजर है जो हैक करना चाहता है, तो अगर सिक्योरिटी वीक है तो अनऑथराइज एक्सेस इजी है। जब इंडिपेंडेंट नहीं था प्लेटफॉर्म तो सिक्योरिटी की चिंता किसी को थी भी नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी थी। लेकिन अगर किसी ने एक्सेस कर लिया तो सब कुछ आपके सामने है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो थी वो थी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स था। और क्यों कॉम्प्लेक्स था? क्योंकि आपको हर काम के लिए
कोड लिखना जरूरी है। आपको कुछ भी कोड इनबिल्ट नहीं मिल रहा है ना। आपको हर क्लास, हर लाइब्रेरी, हर फंक्शन, हर मेथड खुद से डिजाइन करना है। समझ में आ रही है बात? यहां तक कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी पीछे? अच्छा, पर मुझे तो है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ, हाँ मुझे तो है भाई, हिस्ट्री ऑफ डॉटनेट। बहुत पुरानी बात है ना। वंस अपॉन ए टाइम, जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक था, एक दिन चाय पी रहा था। हाँ, कौन सी होटल में, और उसके सिर पे गिरा सेब, होटल में ही। और सेब के गिरते ही उसने ग्रेविटी ढूंढ ली। ऐसा ही हुआ था? मैं बोल रहा हूं तो सही ही होगा। अच्छा, ग्रेविटी किसने ढूंढी? बहुत ही बढ़िया। आधे लोगों को पता है या फिर आधे लोग बता ही नहीं रहे हैं। चलिए, पहला हिस्ट्री शुरू करो। 1998, 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट का काम शुरू किया। लिखो। और क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो पीछे प्रॉब्लम आ रही थी, नीड ऑफ डॉटनेट की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या जरूरत पड़ गई 1998 में करने की? ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें क्या करें हम, ओवरकम कर सकें। ठीक है। देन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट फ्रेमवर्क का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया। क्या स्पेलिंग होगी? अच्छा, यहां पे एक चीज लिख लेना। अगर आपके पास जगह हो तो इसी पहले वाले पॉइंट में ही कंटिन्यू करते हुए, जिस टेक्नोलॉजी पे इसने काम शुरू किया था उसका इंटरनल नाम NGWS, NG, कोई बता सकता है क्या फुल फॉर्म होनी चाहिए इसकी? नेक्स्ट जनरेशन। WS से मतलब वेब नहीं, विंडो। माइक्रोसॉफ्ट का काम क्या था? विंडोज देना। ठीक है।
इस प्रोजेक्ट का नाम था, डॉट नेट के प्रोजेक्ट का नाम क्या था? NGWS। यार इधर कोई पंखा नहीं है क्या? सबसे ज्यादा गर्मी मुझे ही लग रही है। लिख लिया सारा? हाँ, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? चलो, तो हम 2000 तक तो पहुंच गए। फैब 2002 आ गया। हम्म। अरे तो कुछ जरूरी थोड़ी है हर साल कुछ ना कुछ चमत्कार करना ही है कोई कुआं थोड़ी खोद रहे हैं कि रोज खोदना है। जब बनेगा तब बनेगा भाई। फैब 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने, तुम भी यार मोदी जी की तरह बात कर रहे हो, रोज 23 किलोमीटर सड़क बनानी है तुम्हें यार। अच्छा, तो कागजों पे बन रही है रियल? सड़क जो है कागजों पे बनती है रियल? माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क 1.0 रिलीज किया। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से थे? अब यहां से सारा खेल शुरू होगा। अभी तक जो बालक इधर उधर मस्ती में थे, अब थोड़ा सिंसियरली से पढ़ना, क्योंकि डॉटनेट से रिलेटेड अगर एक भी कोई क्वेश्चन आया तो वो यहीं से शुरू होगा। आ सकता है पीछे से भी आ जाए, तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो, है ना? तो इसके कंपोनेंट थे, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का भगवान है, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। देन था देन था एंड था गिरेगी तो नहीं? हाँ भाई, कितने लोगों को इनमें से किसी एक के बारे में आइडिया है, आपको छोड़ के? हर सवाल का जवाब हमें ही नहीं देना होता है। अच्छा, किसका? ADO को भी सुना है? क्या करता है? हाँ, नाम ही सुना है या कोई वर्किंग भी पता है किसी को? देखो, CLR तो क्या है बेसिकली, अगर आप दूसरे शब्दों में कहो तो ये किसी भी लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का एक इंटेलिजेंट लेयर है। इसकी पहली डेफिनेशन ये हो सकती है। कौन? CLR, है ना? दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि ये एक तरीके से इंजन है डॉटनेट फ्रेमवर्क का, या हार्ट है डॉटनेट फ्रेमवर्क का। क्या करता है क्या नहीं करता ये हम आगे देखेंगे, बहुत बड़ा डिस्कशन इसी पे होने वाला है। ठीक है? जो ASP.NET है वो माइक्रोसॉफ्ट की 11 लैंग्वेजेस जो उसके पास में है ना? कितनी लैंग्वेजेस है? 11। उनमें से एक लैंग्वेज है फॉर द वेब डेवलपमेंट, है ना? कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो या वेब डेवलपमेंट हो, उसके लिए आप ASP.NET यूज करते हैं। ADO.NET डेटाबेस
कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर रहे हैं तो भी उसके लिए आपको edu.net में लिंक मिलेंगे। अगर आप एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो भी आप edu.net यूज करते हैं फ्रेमवर्क के थ्रू। तो edu.net डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। एंड देन लास्ट, विंडोज फॉर्म। कितने लोगों को पता है आपके अलावा? अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग कितने लोगों को पता है? एक CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या मतलब हुआ? एक बार में एक कमांड दो आप, वो एक ही रन होगा और आपको लिखना है सब कुछ, बटन नहीं दबा सकते हो आप। विंडोज फॉर्म क्या कर रहा था? आपको GUI प्रोवाइड करा रहा है ना, जिसमें आपको बटन्स मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के टेक्स्ट मिल रहे हैं, वहां कंट्रोल कर पा रहे हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो डेवलपर वहीं पे GUI भी डेवलप कर सकता है। किसके थ्रू? विंडोज फॉर्म के थ्रू। तो पहले वर्जन में ये सारी चीजें दी गई। कौन कौन चीज? CLR, edu.net, ASP.NET एंड देन। हमें कुछ समझ में आ रहा है या फिर हम आपस में बात कर रहे हैं? हेलो दोनों, पाकिस्तान निपटा दिया होगा, खड़े हो प्लीज। एक बार पूछ तो लूं क्या बात हो रही है। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। क्या बात कर रहे थे भैया आप भी? हाँ, क्या बात कर रहे थे? मतलब पाकिस्तान निपटा दिया? कैसे निपट सकता है? हम कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन डॉटनेट से आएगा भी एक ही, और क्या पता यही सही हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। अगस्त में एग्जाम है, जितनी भी सिंसियरिटी रखनी है इन 2 महीने 3 महीने रख लो। जो कर सकते हो जादू वो अभी कर पाओगे, है ना। सारी जिंदगी है आपके पास पंचायत करने के लिए, बात करने के लिए, मस्ती करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। बैठ जाओ बैठ जाओ, है सारी जिंदगी। मैं भी यहां से जाने के बाद बिस्तर पे पड़ा ही रहूंगा, लेकिन जब तक जो काम कर रहे हो फुल ऑफ एनर्जी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी और फोकस, है ना। विद्यार्थियों के नियम पता है ना? काग चेष्टा बको ध्यानम, बहुत पुराने लोगों से सुना ही होगा। तो वो रखना है अभी इन 3 महीने तक। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अब लिखो वर्जन, ईयर और फीचर। पहला आया 1.0। कब आया था? बोलो। 2, फर्स्ट रिलीज। देन 2.0 जेनरिक्स। तीसरा वर्जन आया 3.0। या 3.0 की जगह इसको 5 कर दो, 3.5। 2.0 के बाद माइक्रोसॉफ्ट के मन में जो है 0.0 लगाना बंद कर दिया, फिर उसने 3.5, 4.5, 4.8। ठीक है, 4.5 सीधा 5 साल बाद आया, सीधा 5 साल बाद आया। और यहां मल्टीटास्किंग इन्होंने इसमें इनबिल्ट कर दी। ठीक है, देन आया
4.8 ये आया 2017 में आया, 19 में आया, और 19 में। लास्ट मेजर अपडेट 4.8 जो था वो लास्ट जितने भी मेजर अपडेट्स हो सकते थे इसके अंदर वो किस में कर दिए, 2019 में। ठीक है, अब देख लो आप एक चीज, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम शुरू कहां से हुए थे, 1998 से। हम 4.8 तक 2019 में पहुंच चुके हैं। आज क्या चल रहा है, 26, और वर्जन कौन सा है, 10। .NET फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं भाई। विंडोज का तो ये कौन सा 11 चल रहा है ना, कि 12 आ गया। और जो इसके बाद आया 2022 में वो था 4.8.1, जो लेटेस्ट वर्जन था है ना। लेटेस्ट वर्जन किसका था, फ्रेमवर्क का। और यहां इन्होंने कहानी कर दी खत्म। क्लियर है, यहां तक कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करा रहा था। कोर का पहला कॉन्सेप्ट 2022 के बाद स्टार्ट हुआ, मतलब इस वर्जन के बाद स्टार्ट हुआ, 4.8.1 के बाद। इंटर ऑपरेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर फ्रेमवर्क का है वो इस वर्जन के बाद यानी कि वर्जन 5 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कौन सा फीचर प्रोवाइड कराया इसने, इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं, इंटर ऑपरेबिलिटी, ये ध्यान रखना, वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब क्या हो गया, एक प्रोग्राम जो विंडोज पे चल रहा है वही प्रोग्राम लाइनेक्स पे भी चल सकता है, मैक ओएस पे भी चल सकता है। क्लियर है, टाइम क्या हो गया, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। अच्छा, 2022 तक तो 4.8.1 आ गया, लेकिन इसी बीच में इन्होंने, या फिर नोट डाल लो, $2016 में .NET कोर लॉन्च कर दिया गया था। तो मेरा प्रीवियस स्टेटमेंट गलत हो गया, मैंने क्या कहा था कि हम कहां तक पहुंच गए, 2019 तक, और उसके बाद उन्होंने शुरू किया, पर इन्होंने तो पहले ही कर दिया है ना। तो कोर का पहला कॉन्सेप्ट कब आया था, 2016। इंस्टीड ऑफ कि 4.8 और 4.1 कहां तक जा रहा है, 2022 तक। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। चाहे 4.8 और 4.8.1 आपका 2022 तक गया, लेकिन जब आपसे वो स्पेसिफिकली पूछे कि .NET फ्रेमवर्क कोर कब लॉन्च हुआ, तो आप क्या कहोगे, 2016। और ये लाइन मैंने इसीलिए अलग से लिखाई आपको, ताकि ये याद रहे, इसीलिए इसको नोट डाल के लिखना है, अलग से लिख लो। थोड़ा जोर से यार, हाँ, MVC कोर्स में है। तो कोर्स से पहले तो जो भी हुआ वो सारे यही रिलीज हैं, हो सकता है 2019 में आ सकता है, क्योंकि 2012 तक तो आपका असिंक्रोनस अवेट ही था।
जो लेटेस्ट मेजर अपडेट हुआ होगा वो 2019 में हुआ होगा। वही तो लिखा है मैंने, इसको हमने कोर कहा। वर्जन 5 की यहाँ पे मैंने कोई ईयर लिखा है क्या? यहाँ नहीं लिखा है ना, छोड़ दिया। इसके आगे फिर नोट लिखा है, यही वर्जन 5 है। ये कौन सा वर्जन है? 5। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम क्रॉस, इसके अंदर ये फर्स्ट टाइम क्रॉस प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आज कौन सा वर्जन है लेटेस्ट? 10.0। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो सेक्शन बन जाने चाहिए। कौन सा? 4.8 और 5। ठीक है, तो अब जो मैं 5 के बारे में लिखाऊंगा वो आप 4.8 में नहीं पाएंगे, वहां ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, जो सबसे अच्छी चीज जो इसके अंदर हुई, क्रॉस प्लेटफॉर्म। जो दूसरी अच्छी चीज हुई, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से क्या मतलब समझते हो आप लोग? फ्री है, और वो कौन सा है सोर्स है? 4 क्लोज सोर्स है। तीसरा, हाई परफॉर्मेंस। और चौथा, ठीक है। 4.5, थोड़ा जोर से बोल भाई। ये 5 की है, ये 5 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहां से हम केवल कोर के आगे की बात करेंगे। 4.8 तक जितनी बातें होनी थी वो सारी हो चुकी है। ठीक है, तो जब 2016 में इन्होंने कोर जब लॉन्च किया, उसके बाद 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया। कोर को ही बेस बना के, है ना, कोर को बेस बना के एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे
सिर्फ डॉट नेट कहा गया। इस पे गोला क्यों किया मैंने? इस लाइन को मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि जिसे सिर्फ डॉट नेट कहा गया। हम क्या पढ़ रहे हैं कोर्स के हिसाब से? इससे पहले तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ही आगे जब 2020 में कोर को बेस बना के, यानी 2016 का जो कोर है वर्जन 5, उसको बेस बना के जब एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाया गया यूनिफाइड, तो उसको हमने क्या कहा? सिर्फ डॉट नेट, जो आज हम पढ़ रहे हैं या जानते हैं। तो अल्टीमेटली डॉट नेट क्या है? एक फ्रेमवर्क जो क्या करता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? डिजाइन डेवलपमेंट के लिए। तो कभी कंफ्यूजन आ जाए आपको कि यार सर ने तो डॉट नेट फ्रेमवर्क पढ़ाया था और अभी हम पूछ रहे हैं डॉट नेट के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ स्पेसिफिकली ये लाइन मैंने इसलिए लिखाई है कि डेवलप होते होते, टाइम के साथ में इवॉल्व होते होते, डॉट नेट फ्रेमवर्क ही बाद में किस नाम से जाना जा रहा है? डॉट नेट के नाम से जाना जा रहा है। यहां तक की टाइमलाइन क्लियर है? अब हर साल बढ़ाते जाओ। बताओ कौन सा वर्जन आएगा? देन और यही चल रहा है। नवंबर 2025 में आया था ये, नवंबर 2025। ये मोदी नहीं है ना? तो 5 मिनट का गैप लेते हैं, है ना? हाँ यार, मैं भी थोड़ा बहुत बैठ लूं यार। अभी तक हमने जितना यहां तक पढ़ लिया है, हमने यहां तक जितना भी पढ़ लिया है, हमने इवोल्यूशन ऑफ द डायनासोर्स पढ़ लिए, है ना? कैसे इवॉल्व हुए, मतलब फ्रेमवर्क कब डॉट नेट बना, ये हमने जान लिया। पूरी टाइमलाइन जान ली। तो होता क्या है फ्रेमवर्क? किस बला का नाम है? कौन कौन से कंपोनेंट है? क्या करते हैं? अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। ठीक है, 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। यार ये पंखा लो तो लगवाओ यार। एसी नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, वहां नहीं बैठ सकते ना। सुबह मक्खियां होती है। सिर्फ 5 मिनट का गैप है।
चले शुरू करें, शुरू करें। हेडिंग डालो डॉट नेट फ्रेमवर्क। बार बार इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट में बनाया, ये अंडरस्टूड है ना, ये लाइन लिखने की जरूरत। हेलो, सोना नहीं है, सीधे पानी। हाँ, तो इसलिए जगा दिया मैंने, मूवी चालू। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, अंडरस्टूड है। आपको समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। क्या करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, एंड रेडीमेड लाइब्रेरीज। मतलब बार बार आपको हेडर फाइल का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको क्लास फंक्शन मेथड्स लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ इनबिल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली ये दो बड़े काम करता है। समझ में आ रहा? और यही दो बड़े काम सारी रामायण लेके बैठे हैं। आगे बढ़े। ओएस के अपडेट आने बंद हो जाएंगे तो फ्रेमवर्क, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फ्रेमवर्क नाउ इन डेज एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। पहले क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म था, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट जरूरी थी। आज की तारीख में तो आप विंडोज मत लाओ, लिनक्स पे चला लो, मैक ओएस पे चला लो। क्या काम कर रहा है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके काम को बहुत आसान बना रहा है। समझ रहे हो? ये अब विंडोज पे डिपेंडेंट नहीं है। चलिए, कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट। ये डायग्राम आपको जितना याद रहेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे जो यहां बनाने वाला हूं मैं, है ना। डॉट नेट में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, या कह दें तो 3 की जगह 2 बड़े मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक और होता है लेकिन वो किसी और काम आता है। सबसे पहला कंपोनेंट बोलो भाई, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है FCL, फ्रेमवर्क क्लास। और तीसरा है, बताओ, कोई आइडिया? भाई इसके लिए कोड लैंग्वेजेस भी तो डिजाइन की थी ना इन्होंने, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। इनके नाम मैंने लिखे थे पहले वर्जन में, कौन कौन से?
ASP.NET और ADO.NET पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुए थे? वर्जन 1.0 में। कोड लैंग्वेज क्यों कहा मैंने इनको? क्योंकि ये वर्जन 1.0 से इनबिल्ट है। क्लियर है? तो पहले तो यहां ये काम खत्म करते हैं अपन। फर्दर CLR के पास इतना ज्यादा काम था और ये इसके अंदर इतने सारे इंजन्स थे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन्स, इसीलिए इसको क्या कहा गया? फ्रेमवर्क का हार्ट, है ना? बहुत सारे काम करता है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है CLI, ठीक है? बेसिकली CLI एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक तरीके की मैप है जिसके बेसिस पे आपका CLR काम कर रहा है ना? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे हुए हैं? आपके CLI में, ठीक है? आमतौर पर देखा जाए तो पहले आपका मैप आता है, उसके बाद उसके ऊपर डिजाइन किया हुआ कोई भी चीज आती है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे एक तुम्हें समझाना है इजी तरीके से, तो मैं आगे जितने भी नाम लिखूंगा वो सब किस पे बन रहे हैं? CLI पे। इवन CLR किस पे बना हुआ है? CLI। क्या चीज है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल डायग्राम देखो, है ना? दूसरा है GC, गार्बेज कलेक्टर, एंड थर्ड वन इज JIT, just in time. And CLI further divides बना लिया डायग्राम सबने? अब क्योंकि यहाँ पे अब बहुत मैंने इसमें लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या स्टैंड कर रहे हैं नाम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो .NET से शुरू करेंगे। यार ये ऐसा लगता है जैसे वो औरतें पल्लू नहीं डालती है, अजीब सा लग रहा है बार बार इसको पीछे करना। .NET क्या होता है? नाम मैंने पहली बार लिखा था, इसका फुल फॉर्म बताओ। नेटवर्क दूसरा कौन सा है? फुल फॉर्म बोलो। कॉमन लाइब्रेरी, सही है वर्ड? आपने बोला मैंने लिख दिया है। अरे लिखो मत, अभी पहले कंफर्म तो कर लो। इसीलिए मैं जब कोई बात पूछूं नहीं आता चुप, है ना? भावुक नहीं होना है, समझ गए? चलो दूसरा कौन सा है? ये कितने लोगों को पता है?
फ्रेमवर्क, क्लास लाइब्रेरी। फिर है CLI, ठीक है। आगे बढ़ू नेक्स्ट पेज पे। बढ़े, चलो। देन है CLS, इसका कोई फुल फॉर्म बताओ भाई। कॉमन लैंग्वेज देन GC, देन CLS हो गया। CTS क्या है भाई? हाँ, कॉमन टाइप सिस्टम। अब दो चीजें बची, एक बचा। अरे एक सेकंड रुक जाओ, मैं वापस पीछे कर दूंगा। लिख लो, लिख लो। यार आप लोग 7 बजे से क्लास लेते हो तो टिफिन लेके आते हो क्या सारे? तो यहाँ खिलाते हैं? सुबह 7 बजे से लेकर के 12 घंटे? अरे गजब, एकलव्य हो रखे हो सारे। लिख लिया? इससे पता है क्या सिद्ध होता है? हम अपनी ग्रेजुएशन भी अगर सिंसियरली कर लेते तो ये नहीं करना पड़ता 12 घंटे, है ना? तो माता पिता जब कहते हैं ना कि वक्त बताएगा तुझे, आज हमारी नहीं सुन रहा ना, अब बता रहा है वक्त। फिर बाद में तुम कहोगे अपने बच्चों को, बेटा हमें बहुत दिखाया वक्त ने। चले आगे, नेक्स्ट एवरीबॉडी। ASP.NET फुल फॉर्म बताओ। एक्टिव सर्वर पेज .NET। ADO
यहां DO से डाटा ऑब्जेक्ट और एक्टिव, बस फर्क सिर्फ इतना है कि A डाटा ऑब्जेक्ट के बीच में X है। क्या लिखोगे? एक्टिव X लिख लिया। सिंपल सी चीज थी। चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिल्ड प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम, कि डॉटनेट फ्रेमवर्क में बेसिकली कोई प्रोग्राम जो लिखा जा रहा है डेवलपर के थ्रू, वो कैसे कैसे डेवलप होता है, कैसे कैसे बिल्ड होता है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है ना। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये जान रहे हैं कि सोर्स कोड लिखा गया, देन क्या, उसके बाद की स्टेप क्या है ना। तो लिखो build process of a program जब मैं लिखूं डॉट नेट, इसका मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क ही है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? मतलब कौन डिजाइन कर रहा है सोर्स कोड? डेवलपर। तो क्या ये जो सोर्स कोड लिखा गया है मशीन द्वारा रीडेबल है या नहीं है? नहीं है। ये किसके थ्रू रीडेबल है? ह्यूमंस के थ्रू। किसने डेवलप किया? ह्यूमंस ने। इसलिए कौन समझता है? ह्यूमंस। देन अगर तो डेवलपर C# को यूज कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं मैं, C#, तो फ्रेमवर्क एक कंपाइलर यूज करेगा और उस कंपाइलर का नाम क्या होना चाहिए? C# कंपाइलर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फ्रेमवर्क जितने टाइप की आप लैंग्वेजेस, यानी ये 60+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मैंने शुरुआत में बताया था। तो अगर आप यहाँ C# यूज कर रहे हो तो C# कंपाइलर यूज कर लेगा। अगर आपने VB.NET यूज किया है तो VB कंपाइलर यूज कर लेगा। F# यूज कर रहे हो, उसका कंपाइलर। ASP उसका कंपाइलर। जो लैंग्वेज उसका कंपाइलर। ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होता है? कोड को कंपाइल करना। तो क्या जो कोड को ये कंपाइल कर रहा है, उस कोड को ये ह्यूमन रीडेबल रहने देता है या नहीं रहने देता? नहीं रहने देता, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या वो बाइट कोड CPU द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है? नहीं, है ना। वो बाइट कोड भी CPU के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? कंपाइलर जब सोर्स कोड को कंपाइल करता है, कन्वर्ट इनटू बाइट कोड विच इज नॉट रीडेबल बाय द ह्यूमंस एज वेल एज नॉट रीडेबल बाय द CPU। क्लियर? चलो अब यहां आता सारा खेला। MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, है ना। और यही जो फीचर है MSIL, ये माइक्रोसॉफ्ट के सबसे पावरफुल फीचर को प्रोवाइड कराता है, मींस इंटरऑपरेबिलिटी। सबसे पावरफुल फीचर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का जो फीचर है, 60+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने का जो फीचर है, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? MSIL। कंपाइलर जो कंपाइल करता है प्रोग्राम जो ना ह्यूमन रीडेबल है ना CPU एग्जीक्यूट कर सकता है,
वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो गया। अ, जो भी देख लेना स्पेलिंग है ना, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जब ये कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चाहे आप वीबी डॉट नेट में बनाओ, चाहे आप सी शार्प में बनाओ, चाहे आप एफ शार्प में बनाओ, चाहे आप एएसपी डॉट नेट में बनाओ, सी में बनाओ, सी प्लस प्लस में बनाओ, लेकिन कुछ कॉमन रूल्स हैं, कुछ कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मेट हैं। उसी फॉर्मेट में उन्हीं रूल्स को फॉलो अप करते हुए एक कोड डिजाइन होगा, और उस कोड का नाम क्या होगा, MSIL कोड, जिसको हमने क्या कहा, इंटरमीडिएट कोड, जो क्या प्रोवाइड करा रहा है, इंटर ऑपरेबिलिटी। क्या प्रोवाइड करा रहा है, इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, देन यहां से चीज जाती है असेंबली में। और असेंबली में वो जो कोड होता है या तो .exe में कन्वर्ट हो जाएगा या .dll में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं पे असेंबली के अंदर ही मैनिफेस्ट डेवलप होता है, यही मेटा डेटा डेवलप होता है। क्या क्या होते हैं ये सब, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मैनिफेस्ट जानकारी, किसी के भी बारे में जानकारी, वर्जन, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज क्या क्या है ना। देन यहां से खेल शुरू होता है भाई साहब हमारे भगवान का, रन टाइम इंजन। यही आता है, असेंबली में कन्वर्ट हो गया तो रन टाइम इंजन का खेल शुरू। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, मेमोरी एलोकेशन होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है, थ्रेड मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी चेक होती है, कोड वेरीफाई होता है ना। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ होती है। ठीक है, अच्छा, मेमोरी एलोकेशन भी दो तरीके से होती है, एक हीप के थ्रू हो जाएगी, एक स्टैक के थ्रू हो जाएगी। समझ पा रहे हो, नाम सुने हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा सबने। चलो, जब CLR से कोड निकलेगा तो वो जाता है JIT कंपाइलर में। JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और ये इस MSIL यानी जो असेंबली का जो EXE या .dll है, इसको पहली बार कन्वर्ट किस में करता है, बताओ, मशीन कोड में। JIT converts the source code to MSIL to .dll or exe, which is converted into the machine code. मशीन कोड कौन सा है, 010101। और देन एग्जीक्यूशन में चला जाता है, या फिर कह लो तो एक एग्जीक्यूशन फाइल रेडी हो जाती है।
तो सबने अगर ये बना लिया हो फोटो, इस फोटो को बनाने के बाद कर दो कॉपी बंद। ठीक है, मैं स्लाइड करूंगा चेंज, और हम किसी से भी रैंडमली उठा के पूछेंगे कि किसके बाद क्या आ रहा है। इसीलिए इस फोटो को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ताकि आप एक बार इसको, अरे यार इस पल्लू को भी, एक बार ध्यान, कॉपी बंद कर लो, कॉपी सारे बंद कर देंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूं। कॉपी बंद कर दो, पलट दो, जल्दी लिख लो और कर लो कॉपी बंद। मैं रैंडमली उठा के किसी को भी पूछूंगा। रेडी फॉर दैट? अच्छा, यहां तक जो समझ में नहीं आया अभी एक बार पूछ लो, टाइम है आपके पास, फिर मैं पूछूंगा। इसके बारे में बात करेंगे, अभी टाइम है इसके बारे में बात करने के लिए, डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब कंपाइल ये सीएलआर काम करता है ना, तो ये कोड को कॉपी नहीं करता, उसके केवल रेफरेंस को कॉपी करता है। ठीक है, उस रेफरेंस को प्रोवाइड कौन कराएगा? असेंबली, जब ये मेटा डेटा बनाएगा, है ना, उसका टाइप बताएगा, किस बारे में है वो बताएगा, कौन सा वर्जन है वो बताएगा, मैनिफेस्ट बताएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द रेफरेंस ओनली। क्लियर है? और कोई? सबको सब कुछ आ रहा है? शुरू करें अंताक्षरी? हाँ, चलो 1 मिनट और आपके पास। स्टार्ट। जितने लोगों को जाना है वो जा सकते हैं। एक तो अभी, चलो, JIT फुल फॉर्म वर्किंग मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है किसको? असेंबली। असेंबली में क्या बन रहा है? या तो डॉट, या सोर्स कोड रीडेबल किसके लिए है? उसके बाद क्या आ रहा है? क्या करता है? कंपाइल कर रहा है किसको? VB.NET में कौन सा कंपाइलर लगना चाहिए? VB.NET अगर लैंग्वेज है तो कंपाइलर कौन सा होगा? कंपाइलर VB। C#, ठीक है। CLR क्या करता है? मैंने कुछ नाम बताए थे। अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, क्या करता है? किसके बाद आ रहा है CLR? असेंबली के बाद, जस्ट इन से पहले क्या काम कर रहा है? वो MSIL कोड के बाद असेंबली का काम होता है। अरे सारा काम ही CLR करता दादा। मेमोरी एलोकेशन, गार्बेज, मतलब क्या हुआ? जो रीचेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ करके जो अनवांटेड चीजें हैं उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, और थ्रेड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कोड वेरिफिकेशन, और मेमोरी एलोकेशन हो ही गया। और हाँ, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी करता है ये।
बार बार फंक्शंस और मेथड्स को कॉल करके। मोटा मोटा याद हो गया। सोर्स कोड बोलो, नाम बोलते जाओ, मैं नहीं बोलूंगा। एंड देन एग्जीक्यूशन। याद हो गया डायग्राम? आज जो याद किया है इसको बार बार कम से कम 5-7 दिन तक डेली देखना। कितना टाइम लगेगा? सेकंड, है ना? सिर्फ ये स्टेप्स याद रखने हैं। ये याद रह गए, पक्का 100% क्वेश्चन सही है। मेरी गारंटी ये गलत नहीं होगा। जो कुछ भी आएगा इसी में से आएगा, इन 7-8 स्टेप्स में से। और कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा आपसे। उन्हें भी पता है कि वो आपको केवल फ्रेमवर्क पढ़वा रहे हैं। ठीक है? अब ये जो स्टेप्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। किसी को कोई डाउट है? सब समझ में आया है?